हमारे एक वैद्य जी हैं, वो बहुत प्रयोग करते हैं यवक्षार। यदि बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं तो यवक्षार देने से एकदम से वो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, तो भी दूर हो जाता है पेन। खैर, कुचला, कुचले की औषधि हम बनाते हैं विषतिंदुक वटी। अकेला कुचला तो देते नहीं। विषतिंदुक वटी, एक तो दर्दों में लगभग दर्द दूर हो जाते हैं विषतिंदुक वटी से। विषतिंदुक वटी, अब इसके ऊपर आगे हम रिसर्च करेंगे कि विषतिंदुक वटी ESR पर, यूरिक एसिड पर, RA फैक्टर पर, ASO पर जिन कारणों से दर्द होता है उन कारणों में से किसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है। लेकिन इतना जरूर है कि कुचला जो है एक तो कमजोरी को दूर करता है, इसलिए जितने भी आयुर्वेद में ताकत की औषधियों के नाम पर, जो शक्तिवर्धक औषधियों के नाम पर कुचले को बहुत प्रशस्त माना गया है। और कितनी मात्रा में, ऐसे ही जो है मूंग की दाल से भी कम इतना कुचला का प्रयोग किया जाता है। तो शक्ति के रूप में औषधि के तौर पर तो इसका कुचले का छिलका उतारा जाता है, उसके अंदर एक जीभ भी सी होती है, उसको निकाला जाता है, वो तो हम करते हैं शोधन। गोमूत्र में इसको भिगोया जाता है, पहले शोधन किया जाता है, कुचले का शोधन करते हैं। जो ये जो हम बाकुची चूर्ण का प्रयोग करते हैं, तो बाकुची को भी पहले गोमूत्र में भिगोते हैं, बदल बदल के। आज भिगोई, फिर गोमूत्र चेंज कर दिया, फिर कम से कम 3 बार तो उसको गोमूत्र में भिगोते हैं, तब जाकर के फिर क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो सबसे अच्छा पेन किलर कुचला। तो कुचला और भी 2-3 फायदे करता है। एक तो जिनको बार बार पेशाब होता है, जैसे ये जो जिनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उनको चंद्रप्रभा वटी और विषतिंदुक वटी, ये दोनों दे दो। चंद्रप्रभा, विषतिंदुक और गोक्षरादि गुगुल, ये तीनों औषधि देने पर प्रोस्टेट ठीक हो जाता है। तो ये आपको ना ये चीजें अनुभव से आती हैं। और कपालभाति प्राणायाम करा दो तो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट भी, प्रोस्टेट का आकार होता है करीब 20 ग्राम का, और वो हो जाता है लोगों का 60, 100, 120 ग्राम तक। अब लौकी का जूस पिला दिया, हमने ये प्रयोग किया है, लौकी का जूस पिलाया, नहीं तो PSA बढ़ जाता है, और वो PSA बढ़ा और 10 से ऊपर गया, 20 तक पहुंच जाता है, 30 तक पहुंच जाता है लोगों का, फिर कैंसर हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर। PSA लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। माताओं बहनों को यूट्रस का कैंसर, पुरुषों को प्रोस्टेट का कैंसर, और उससे बचने का एक उपाय कपालभाति प्राणायाम दोनों के लिए। तो कुचला ये पेन किलर है बहुत अच्छा, और कुचला ये मूत्र रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, और कुचला जो है ये धातु रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। खैर, अब आपको मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं क्योंकि आपके सामने ऐसे रोगी आएंगे जिनको ये बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, परेशान है घूम घूम। तो मैं कह रहा था क्योर करने वाली जो बात है, मैं क्योर करने वाली 8-10 बड़ी बातें बताता हूं। हम आर्थराइटिस को क्योर कर देते हैं। इसका मतलब RA फैक्टर नॉर्मल आ जाता है, यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाता है, ESR नॉर्मल आ जाता है, ASO नॉर्मल आ जाता है, और जो उसके लक्षण है वो भी नॉर्मल आ जाते हैं, और उसके कारण से जो शरीर में टेढ़ा मेढ़ापन आया था वो भी नॉर्मल आ जाता है। तो लाक्षणिक तौर पर माने आप लैब में टेस्ट कराएंगे तो भी अर्थराइटिस क्योर हो गया, शरीर में देखेंगे तो भी अर्थराइटिस क्योर हो गया। अब अस्थमा को हम क्योर करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मैंने आपको अर्थराइटिस का बताया, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन सब नॉर्मल आ गया, ये तो अर्थराइटिस क्योर होना। अस्थमा क्योर होने का मतलब क्या हुआ? अस्थमा क्योर होने का मतलब है उसका लंग की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, लंग फंक्शन ठीक कर देते हैं। PFT टेस्ट करते हैं तो फिर नॉर्मली मिलेगा। अब उसमें तो यही टेस्ट करते हैं, उसमें कोई दूसरा थोड़ी होता है, वो टीबी आदि तो दूसरी चीजें होती है। वैसे आप नॉर्मल टेस्ट करोगे तो फेफड़ा नॉर्मल है, और उसमें हाँ वो जो है लंग फाइब्रोसिस में जो है फेफड़ों के लंग की स्थिति चेंज हो जाती है, तो वो भी प्राणायाम से अच्छी हो जाती है। तो हम अस्थमा को क्योर करते हैं, इसका मतलब लंग की कैपेसिटी
बढ़ा देते हैं, उसमें दूध में हल्दी देते हैं, शिलाजीत देते हैं और जो औषधियां बताई थी वो सब प्रयोग करते हैं। हम अर्थराइटिस को क्योर करते हैं, हम अस्थमा को क्योर करते हैं, क्योरिंग वाली जो बात है, हम एसिडिटी को क्योर कर देते हैं, हम जो है स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर इसके फंक्शन को अच्छा कर देते हैं। तो किसको क्योर करते हैं? एसिडिटी। एसिडिटी कब क्योर होगी? जब आपका लीवर का फंक्शन, इंटेस्टाइन का फंक्शन, स्टमक का फंक्शन, गॉल ब्लैडर का फंक्शन अच्छा हो जाएगा, तो हम एसिडिटी को क्योर करते हैं। अर्थराइटिस, एसिडिटी, अस्थमा इसको हम क्योर करते हैं। फिर ब्लड प्रेशर को क्योर करते हैं। ब्लड प्रेशर कब क्योर होगा? जबका आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम एकदम नॉर्मलाइज होगा, स्ट्रेस आपका दूर होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या है? ब्लड प्रेशर का एक कारण है किडनी। किडनी का फंक्शन अच्छा नहीं होगा तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन गड़बड़ होता है। ब्लड प्रेशर का एक कारण है किडनी का फंक्शन। ब्लड प्रेशर का दूसरा कारण है थायराइड। ब्लड प्रेशर का तीसरा कारण है हार्ट की प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ना। तो हम प्राणायाम से और आयुर्वेद की जो औषधि देते हैं मुक्तावटी, उससे हम किडनी का फंक्शन अच्छा करते हैं, हम हार्ट का फंक्शन अच्छा करते हैं, थायराइड का फंक्शन अच्छा करते हैं, नर्वस सिस्टम को अच्छा करते हैं, स्ट्रेस लेवल को बैलेंस करते हैं, तो हम बीपी को क्योर कर देते हैं। ये है क्योर। क्यों आप कहते हैं क्योर करते हैं? तो क्योर, जिन कारणों से वो रोग हो रहा है उन कारणों का निवारण करते हैं। इसको कहते हैं रोग को निर्मूल करना, उन्मूलन करना। जिन कारणों से रोग हो रहा था उन कारणों को खत्म कर दिया। कारण कार्य सिद्धांत से तो सारी सृष्टि चल रही है। जब कारण होता है तो कार्य होगा ही होगा। जब बीज होता है तो उससे वृक्ष होने की, पैदा होने की संभावना बनी रहेगी। जब तक ये कारण रहेंगे तब तक तो रोग रहेगा ही। ऐसे ही हम डायबिटीज को भी क्योर कर देते हैं। डायबिटीज के अंदर कैसे क्योरिंग प्रोसेस होता है? पेन क्रियाज के जो बीटा सेल्स डीजनरेट हो गए थे उनको हम कपालभाति, अनुलोम विलोम करा करके और औषधि दे करके रीजनरेट कर देते हैं। ये है डायबिटीज का क्योर होना। फिर हम थायराइड को क्योर कर देते हैं। कपालभाति कराते हैं, उज्जाई कराते हैं। कपालभाति, उज्जाई, ये ग्रीवासन, ये सिंहासन, और थोड़ा हो जाए तो थोड़ा उष्टासन आदि कर लेना, ना हो तो कोई बात नहीं। ये एक्यूप्रेशर। कपालभाति, उज्जाई, ग्रीवासन, सिंहासन और ये एक्यूप्रेशर, ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीजें करने से थायराइड क्योर हो जाता है, अर्थात T3, T4, TSH का बैलेंस हो जाता है, तो थायराइड क्योर हो जाता है। ये है। तो आपको जितने भी योग के विद्यार्थी हैं उनको भी बॉडी का, एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, पूरा जो हमारा शरीर विज्ञान है इसका नॉलेज होना चाहिए। योग के विद्यार्थियों को यदि एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, मेडिकल साइंस का सामान्य बोध नहीं होगा तो वो योग के फायदों को अच्छे तरह से नहीं बता सकते, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। अब देखो, हम थायराइड, एक तो ये मैंने बताया इनसे ठीक करते हैं। अब जैसे कोई छोटे बच्चों को थायराइड हो गया तो उसको तो हम सर्वांगासन कराएंगे सीधा। सर्वांगासन से सीधा जो है हमारा थायराइड ठीक होगा, थायराइड और पैराथायराइड। और एक हार्मोन ब्रेन से निकलता है, उसको थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन बोलते हैं, TSH। वो TSH यहां से निकलता है दिमाग से। तो हम सर्वांगासन कराते हैं बच्चों को, हलासन कराते हैं बच्चों को, और बाकी प्राणायाम करवा देंगे बिना किसी औषधि के। अच्छा, आज तक आयुर्वेद में, आप में तो ज्यादातर तो नए वैद्य हैं, हमारे 2-4 पुराने भी वैद्य हैं, 30-40 साल पुराने भी हैं। हाँ जी, पुराने वैद्य जी, कभी थायराइड की दवाई लेने के लिए वैद्य के पास कोई रोगी आता था आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले? 20 साल पहले वैद्य जी के पास में कोई थायराइड की दवाई लेने जाता ही नहीं था। क्यों? वो कहता था इनके ये तो एलोपैथी में दवाई है, एल्ट्रोक्सिन आदि लो और जब तक जी हो तब तक खाओ। वैद्य जी के पास कोई थायराइड को ठीक करने की दवाई होती ही नहीं थी, इसलिए वैद्य जी को भी थायराइड हो जाता था तो एल्ट्रोक्सिन ठोकता था। वैद्य को भी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए तो खुद वैद्य एलोपैथी की दवाई खाता था। देखो, अब मैं थोड़ा आपका माइंड सेट चेंज करता हूं।
पतंजलि योगपीठ ने क्या किया आयुर्वेद के क्षेत्र में? पतंजलि योगपीठ ने यह किया, पहले आयुर्वेद में खाली दवाई लेने आते थे, वैद्य जी कब्ज हो गई छोड़ दे दो, पक्की बात है, कब्ज के लिए एलोपैथी में नहीं जाते थे। वैद्य जी सर्दी जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम हो जाए तो त्रिकुटा चूर्ण दे देता था, कब्ज हो जाए तो वैद्य जी त्रिफला चूर्ण दे देता था, सामान्य बुखार हो जाए तो अल्ट्रोक्सिन और पैरासीटामोल ही लेता था। वो हर आदमी को ये जैसे त्रिफला त्रिकुटा आदि 2-3 औषधियां आयुर्वेद की सब लोगों को पता है, ऐसे पैरासीटामोल क्रोसिन आदि हर आदमी को पता है। बुखार हो जाए तो वैद्य जी के पास जाते ही नहीं थे। पुराना बुखार हो जाए, जब किसी दवा से टूटे नहीं और बुखार लंबा चल जाए तो वैद्य जी के पास जाता था। किसी को बहुत ज्यादा अस्थमा हो जाए तो वैद्य जी के पास जाता था। बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द हो तो, या बहुत ज्यादा लीवर खराब हो गया हो, पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया हो, ऐसे 8-10 बीमारियों के लिए वैद्य जी के पास जाते थे। तो किस बीमारी के लिए? शुगर के लिए वैद्य जी के पास न के बराबर जाते थे। वही एलोपैथी के इंसुलिन, एलोपैथी की दवाइयां। क्यों? वो तुरंत कंट्रोल होता ही नहीं था कि पहले ही दिन से शुगर कंट्रोल हो जाए। वैद्य जी के पास कोई दवाई नहीं थी। पहले ही दिन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, ऐसे वैद्य जी के पास कोई दवाई नहीं थी। तो शुगर का पेशेंट, ब्लड प्रेशर का पेशेंट वैद्य जी के पास नहीं जाता था। हार्ट का जब एडवांस स्टेज हो तो वैद्य जी के पास जाता ही नहीं। तो बोले वैद्य जी के पास जब तक जाएंगे हो सकता है तब तक तो अपना राम नाम सती हो जाए। वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी ने दवाई दी और उसके बाद पता नहीं आगे क्या होगा। इसका भाई कोई भविष्य तो है नहीं, इसमें दिखता तो है नहीं। और डॉक्टर के पास जाए तो तुरंत लिटा करके एंजियोग्राफी करा करके और बोलता था या तो एंजियोप्लास्टी कराओ या बाईपास कराओ, नहीं तो घर तक भी जाओगे तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो इतना डरा देते हैं आदमी वो टेबल से उठता ही नहीं, उसके वहीं प्राण से निकलने लगते हैं। इसलिए वो ऑपरेशन किए बिना 99% लोगों को बाहर छोड़ते ही नहीं। हार्ट का जिसका एंजियोग्राफी हो गया 99% लोगों को वहीं काट देते हैं। तो बीच में करीब 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, ये 15 साल 20 साल पहले ऐसी घटना शुरू हुई। वो जिसका भी एंजियोग्राफी करे बोले 80% 90% ब्लॉक है, जब भाग भाग के निकलने लगे, बोले पापा के पास जाएंगे, पापा के पास जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि बाबा जी कहते हैं लौकी का जूस पियो, प्राणायाम करो, हृदयामृत लो, अर्जुन की छाल लो, तुम्हारे ब्लॉकेज भी ठीक हो जाएंगे। तो पहली बार लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया कि हार्ट की चिकित्सा आयुर्वेद में कराने लगे। नहीं तो पहले वैद्य जी को भी यदि वो 80% 90% ब्लॉकेज आए तो वो डॉक्टर वही काम कर देता था, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, बस। तो हार्ट के पेशेंट आयुर्वेद के वैद्यों के पास नहीं आते थे। डायबिटीज के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, पैरालिसिस के पेशेंट पुराने तो आ जाते थे, नए नहीं आते थे। जब एलोपैथी में धक्के धुक्के खा करके जब ठीक नहीं होते थे तब वैद्य जी के पास जाते थे। आज पहले जैसे ही उसको पैरालिसिस होता है वो एलोपैथिक में नहीं जाता, उसको पता है वहां कोई इलाज ही नहीं है। और ये सच्ची बात है, एलोपैथी में पैरालिसिस का इलाज ही नहीं है। और मैं कहता हूं 7 दिन में हम पैरालिसिस ठीक करते हैं, केवल 7 दिन के अंदर। और कोई दवाई मत करो, कोई हमारी दवाई लेने की जरूरत ना। मेधावटी लो, न चंद्रप्रभावटी लो, न त्रोदशांग गुग्गल लो, न अश्वशिला, न एकांग वीर रस। हम कहते हैं एकांग वीर रस, रसराज रस, ये जो मैं बता रहा था ना आपको औषधियां, प्रवाल मोती आदि के तो लाभ बता दिए थे। जो योगेंद्र रस है वो हमारे मस्तिष्क और ब्रेन सिस्टम को दोनों को अच्छा करता है। और रसराज रस जो है वो नसगत नाड़ीगत जो वात होता है उसको ठीक करता है। तो केवल स्नायुगत वात हो या नाड़ीगत वात हो तो रसराज रस, और वो मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव हो गया हो, नाड़ियों, नस नाड़ियों के अलावा, नाड़ीगत और स्नायुगत वात के अलावा उसका असर यदि मस्तिष्क पर भी हो गया तो योगेंद्र रस। तो योगेंद्र रस, रसराज रस, एकांग वीर रस, ये सब औषधि हम देते हैं जो है किसमें, पैरालिसिस में। और अश्वशिला, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी किसी किसी का बढ़ा हुआ होता है इसलिए ध्यान से देते हैं, मतलब जितना आवश्यक। अश्वशिला, चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल दे दिया और खाली पेट उसको मुक्तावटी
या मेधावटी भी साथ में दे दी, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। कई बार क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है पैरालिसिस होने के पहले भी, पैरालिसिस होने के बाद भी, किसी किसी का बाद में भी बना रहता है, तो उसको मुक्तावटी या जब मेधावटी भी साथ में देनी पड़ेगी। खैर, तो मैं कहता हूं ये कोई औषधि लेने की आवश्यकता नहीं, खाली अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा आधा घंटा, एक घंटा कराओ और 7 दिन में पैरालिसिस का पेशेंट 100% अच्छा हो जाता है बिना किसी आयुर्वेद की दवा के, खाली अनुलोम विलोम प्राणायाम से, अनुलोम विलोम प्राणायाम से। ये इतना जबरदस्त लाभ है इसका। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना तो पड़ेगा, और खुद ना कर पाए तो उसके रिश्तेदार करवा दें, उसके घर वाले करवा दें, उसको ऐसे ही 5 सेकंड तक एक बार ऐसे हाथ रखें, 5 सेकंड बाद फिर ऐसे चेंज कर दें। ऐसे करवाते रहे। नाक बंद कर दोगे तो लेना ही पड़ेगा सांस, जब ले ले तभी से छुड़वा दो। पहले 3 सेकंड, बाद में धीरे धीरे 5 सेकंड में हो जाता है। पैरालिसिस क्योर हो जाता है। यह स्वर विज्ञान ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का बहुत गहरा है। स्वर विज्ञान, इसके साथ जुड़ा हुआ नाड़ी विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, नर्वस सिस्टम, ऑटोमेन सिस्टम, वॉलेंट्री सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, और इसके साथ जुड़ा हुआ है रिप्रोडक्टिव ऑक्सीडेटिव स्केलेटन सर्कुलेटरी सिस्टम, अनुलोम विलोम के साथ। अब ये क्या है, चक्र क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हाइपोथैलेमस, ऑटोनॉमिक सिस्टम। ये जुड़ा हुआ है सारा किससे, अनुलोम विलोम से। चक्र विज्ञान पूरा, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरे देव। जो अष्ट चक्र का जो एक प्रतीकात्मक जो चित्र भी दिया हुआ है ना, ये शक्ति है पूरी अंदर की। ऐसे आप ऑपरेशन करके ऑपरेशन थिएटर में देखोगे तो कोई आपको चक्र चक्र दिखेगा नहीं फिर चक्कर में पड़ जाओगे। ये शक्ति के केंद्र है, और शक्ति हमेशा अदृश्य रहती है। अब जैसे आपको बिजली दिखाई देती है, आपको या तो एल्युमिनियम का या कॉपर का तार होगा, अब उसमें से क्या जाती है, बिजली। आप क्या बोलते हो, बिजली का तार। उस बिजली को वहां आगे पहुंचाने के लिए वो मीडियम है। लाइट तो अदृश्य रहती है एनर्जी। और अब तो क्या विज्ञान ने, अब जैसे हम बोलते हैं, इस ध्वनि को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एनर्जी में, फिर एनर्जी को वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ध्वनि में। यही तो ध्वनि विज्ञान है। ये जो हम ये जो आवाज सुनते हैं, इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइट में, और इसको फिर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वापस ध्वनि में, ऐसे। खैर, तो आपको मैं बात कर रहा था, हमने नया क्या किया। हमने नया ये किया कि पहले कोई भी ब्लड प्रेशर का, शुगर का, थायराइड का, हार्ट का पेशेंट आयुर्वेद में नहीं आता था। और बड़ी बात, हेपेटाइटिस का पेशेंट आयुर्वेद में नहीं आता था। और जिनको असाध्य रोग, आयुर्वेद में भी देखो, एक बात और कहता हूं, अब ये मैं अपनी बड़ाई के तौर पर नहीं कह रहा हूं, आयुर्वेद में भी हमने आयुर्वेद के एक तरह से फिलॉसफी को ही चेंज कर दिया। आयुर्वेद में 3 तरह के रोग कहे जाते हैं, साध्य, कष्ट साध्य, असाध्य। असाध्य शब्द हमने अपने डिक्शनरी से हटा दिया, असाध्य शब्द हमने आयुर्वेद में से हटा दिया। आप जितने भी आयुर्वेद के बच्चे पढ़े हुए हो, आप आयुर्वेद के ग्रंथों में आपने पढ़ा है कि ये अस्थमा असाध्य है, ऐसा अर्थराइटिस असाध्य है, ऐसा फिर ये चमड़ी का रोग असाध्य है, असाध्य चर्म रोग, असाध्य का रोग है, उनको आप ठीक ही नहीं कर सकते। तो एलोपैथी वाली बात हो गई। तो फिर आप कहेंगे कि आप ऋषियों से भी बड़े हो गए, चरक सुश्रुत से भी बड़े हो गए। भाई बड़े तो हम नहीं कहते, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी गरिमा की बात नहीं कि हमारे माँ बाप जहां पहुंचे हम उससे आगे ना पहुंच पाए। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हमारे माँ बाप की तरह हैं, लेकिन हमारे माँ बाप जहां पहुंचे उससे आगे उस विज्ञान को लेकर के जाना है। तो ऋषि मुनियों से बड़े नहीं हुए भाई हम, लेकिन ऋषि मुनियों ने हमें बड़ा किया, हमें आधार दिया, हमें एक दृष्टि दी, हमने उस चीज को आगे बढ़ाया।
हमने हेपेटाइटिस क्योर किया है, आगे आपको उपचार बताएंगे। हमने जो है SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज को क्योर किया है। जो पूरी दुनिया में जिन रोगों को बोल दिया था, जैसे ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, स्क्लेरोडर्मा, SLEMS, इन बीमारियों को असाध्य माना जाता है, इनको हमने क्योर किया। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा असाध्य रोग माना जाता है। कैटरेक्ट को तो चलो ऑपरेशन कर देते हैं, तो आजकल ठीक करने भी लग गए। हमने ग्लूकोमा को ठीक किया, आंख में दवाई डाली और अमल के रसायन सप्तामृतलो, मुक्ता शुक्ति भस्म, मोती पिष्टी। पहली बार जब हमने कहा था कि ग्लूकोमा क्योर होता है तो शोर मच गया था। अब तो लाखों का ठीक कर दिया हमने। ग्लूकोमा क्योर हो जाता है, काला मोतिया। अब पहले वैद्य जी को भी काला मोतिया हो जाए तो वैद्य जी को ही नहीं पता था इलाज कैसे करना है। ये ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो हमने नई की। ऐसे नहीं हो गया आयुर्वेद की प्रतिष्ठा है। अब आप लोगों को सब करा है, मिल गया है, तो आपको लग रहा है तो आयुर्वेद की तो ऐसी महिमा थी भाई। प्राचीन काल में थी, मध्यकाल में भी थी, आधुनिक काल में लगभग समाप्त हो गई थी, और अभी तो ये एक चरण हुआ है हमारा। अब तो हम एक एक बीमारी के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर रहे हैं, एनिमल ट्रायल से लेकर के ये टीबी से लेकर के और कैंसर। कैंसर के लिए तो आयुर्वेद में कोई आता ही नहीं था। पहली बार हमने बड़ा प्रयोग किया कैंसर के ऊपर और उन रोगियों को ठीक किया। और हमारे पास में भी शुरू में कौन आते थे जो मरने को होते थे, बोले भाई मरना तो है, तो बोले एक बार बाबा जी के भी दर्शन कर लो। और मरना होगा तो मर जाएंगे, और बोले वैसे भी हरिद्वार में तीर्थ में जाके मरेंगे, तो उनके भी घर वाले उनको ले आते थे। ऐसे हमने ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी का कैंसर, ऐसे कैंसर के रोगियों को भी अच्छा किया, और उनके पूरे रिकॉर्ड और रिपोर्ट हमारे पास है। ये बड़ी बात है। बाकी तो जो छोड़ो, दो हुआ सो हुआ। ऐसे किडनी के पेशेंट, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ये पेशेंट अच्छे किए। ये ऐसे नहीं होगा ये काम। अब क्या कर रहे हैं? अब हम चूहों को कैंसर करेंगे, चूहों को हेपेटाइटिस करेंगे। चूहे खरगोश पालने के लिए हमने बहुत जबरदस्त यहां लैब बना दी। ये तो बीच में आपने देखा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसी के लिए बनाया है। अब ये कार्यक्रम इस साल, इसमें थोड़ा पाप भी लगेगा और पुण्य ज्यादा लगेगा। पाप इसलिए लगेगा कि जानवरों को कष्ट देंगे हम। अब ज्यादा जानवरों को तो दे नहीं सकती, चूहे खरगोशों पर अभी तक अनुमति है। तो चूहों को कैंसर करेंगे, चूहों को हेपेटाइटिस करेंगे हम। और हेपेटाइटिस का जो हमने उपचार ढूंढा है, प्राणायाम से तो ठीक होते ही ये चीजें। कपालभाति करो और जो है सर्वकल्प को हाथ लो, शोनाक, इसमें आएगा आगे अभी जो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस करेंगे हम चूहों को, हेपेटाइटिस, और इनको कैंसर करेंगे चूहों को। इनको इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, इनको हार्ट अटैक भी करेंगे। इनको चूहे खरगोशों को, इनको हार्ट की बीमारी करेंगे, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे चूहों का। चूहों को शुगर की बीमारी करेंगे, चूहों को हम थायराइड की बीमारी करेंगे, चूहों को अर्थराइटिस करेंगे, चूहों को कैंसर करेंगे, हेपेटाइटिस करेंगे, चूहों को सोराइसिस करेंगे, खुजली करवाएंगे उनको। और ये सारी बीमारियां चूहों को करा के और फिर उनको आयुर्वेद की दवाइयां देकर के ठीक करेंगे। पहले चूहों को ठीक करेंगे, फिर उसकी डोज आदि ऊपर नीचे जो भी होगी कुछ उसमें दवाइयां। अभी हो सकता है जितनी दवाइयां आपको हम बता रहे हैं इसमें से कुछ बढ़ जाएं, कुछ घट जाएं। तो अभी एक दूसरा चरण चलेगा अभी, और 2, 4, 5 साल ये काम चलेगा। 5-10 सालों में देश ही नहीं पूरी दुनिया आयुर्वेद की शरण में आएगी। इसको कहते हैं क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक, इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो हम थोड़े दिनों में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर भी आयुर्वेद को प्रतिष्ठापित कर देंगे। अब चलो, अब चूहों को मोटा करेंगे, फिर उनका वजन घटाएंगे। चूहे बहुत अच्छे से खाते पत्ते, उनको अश्वगंधा के पत्ते खिलाएंगे। और जब वो चूहा 2 किलो का और आधा किलो का रह जाएगा तब हम कहेंगे देखो ये
मामला फिट हो गया। सच्ची बात बता रहा हूं आपको। अभी अश्वगंधा के पत्ते सुबह दोपहर शाम 3-3 पत्ते खिला दो। सुबह 3 पत्ते, दोपहर को 3 पत्ते, शाम को 3 पत्ते। और उसको अनाज कोई मत खिलाओ। क्या खिलाओ? शाक, सब्जियां, फल, खाने की कोई चीजें कम है क्या? लोगों ने घमासान मचा रखा है। किस पर? चावल और गेहूं पर, व्हीट एंड राइस के ऊपर। जिसको देखो सारी दुनिया उसी को खाने में लगा। अरे भाई, खाने के लिए और भी चीजें हैं बावड़े। किसी का गेहूं और चावल बंद कर दो ना, बोले ये बंद कर दिया तो जीऊंगा कैसे? जैसे खाने के लिए धरती पर 2 ही चीजें हो। मैं तो कहता हूं, ये इस धरती को बहुत सुंदर बनाना चाहते हो तो मांसाहारी तो होना ही नहीं चाहिए। शाकाहार में ना अलग अलग चीजें खाएं। कभी गेहूं, कभी जौ, कभी चावल, कभी बाजरा, कभी मूंग, कभी रागी, कभी ये, कभी अलग अलग चीजें खाओ। मिला जुला खाओ और मिलजुल के रहो। जो मिला जुला खाते हैं उनको किसी भी कैल्शियम की, न्यूट्रिएंट की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन की, आयरन की, प्रोटीन की कोई कमी नहीं होती। मिला जुला खाओ और मिलजुल के रहो। ये पहले करते थे अलग। अभी मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन अभी ब्रेड, मल्टीग्रेन अब जो है बर्गर, मल्टीग्रेन पिज्जा, अब वो भी मल्टीग्रेन चल पड़ा है। नहीं तो पहले एक ही जो है इधर जो है ज्यादातर पूरी दुनिया में, यूरोप में भी देखा मैंने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे हिंदुस्तान में भी देखा, ज्यादातर लोग क्या खाते थे? या तो चावल राइस, नहीं तो ब्रेड। हम हिंदुस्तानी चपाती और उधर यूरोप वाले और अमेरिका वाले, ब्रिटेन वाले ब्रेड। वो ब्रेड बनाते थे इसमें ईस्ट डाल करके वो भूल जाता है वो। रोटी की जगह ब्रेड और इधर रोटी और बाकी चावल, ये खाते थे लोग।